आइए शुरू करते हैं आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री पार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट और पार्ट सेकेंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा की थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। पार्ट सेकेंड में हमने हाउ टू केमिकल इक्वेशन बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते थे वो अपन ने सीखा था, या फिर केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं वो अपन ने सीख लिया है। आइए पार्ट थर्ड शुरू करते हैं और इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। जो केमिकल रिएक्शन है वो निम्न कुछ भागों में डिफाइन की जा सकती है। फर्स्ट में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अपन बोलते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को बोलते हैं ऊष्माक्षोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आइए इन्हें विस्तार से सीखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A general combination reaction can be represented by the chemical equation given below। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पास ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स अपन ने बोला था कि जो किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। यानी कि जब भी मैग्नीशियम एयर के साथ कंबाइन होती है या एयर में बर्न की जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम है, सॉलिड फॉर्म में है। जब हम उसको हीट करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। यानी जब भी कार्बन को हम जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो दो प्रोडक्ट आपस में दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप है आपका डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है। जैसे रिएक्शन in which one compound decompose into two or more compounds or break down into two or more elements are known as decomposition reaction। कोई सिंगल रिएक्टेंट है और वो डिकम्पोज हो रहा है यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है और टूटने के बाद एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आप नीचे रिएक्शन देखो, रिएक्शन में आपने देखा था A+B लेफ्ट हैंड साइड था कहाँ पर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। लेकिन इस समय कहाँ है? राइट हैंड साइड। AB कॉम्बिनेशन रिएक्शन में राइट हैंड साइड था और इस समय कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते थे और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों अपोजिट होते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। आइए अब एग्जाम्पल की बात करें। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड
जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किस किस फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखेंगे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हो रहा है दो प्रोडक्ट में, इसलिए हम इसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इट्स डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ये फेरिक ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नीचे रिएक्शन आप देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड और साथ में H2O यानी वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए अगला देखते हैं। अगर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी तीन पार्ट्स हैं। क्योंकि डिकम्पोजिशन यानी कोई भी आपके पास मैटर है, कोई भी कंपाउंड है, वो अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा जब तक कोई भी उसमें एक्सटर्नल एनर्जी इंक्लूड नहीं होगी। तो चूंकि एनर्जी भी अलग अलग फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उनके फॉर्म के आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब होता है हीट। जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कोई भी कंपाउंड आपके पास है, यदि हम उसको हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में और साइड में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि एक सिंगल कंपाउंड दो चीज़ों में टूटे, दो या दो से अधिक चीज़ों में ब्रेक डाउन हो, डिकम्पोज हो, तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हीट की वजह से कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब हम कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है और उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इंक्लूड हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिमिलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है H2O। अगर H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में आसानी से डिकम्पोज हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट हम घर में कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नॉर्मल वाल शुद्ध प्योर वाटर अगर हम लेंगे तो आपको पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आप थोड़ा सा जल लेंगे एक प्लास्टिक के मग्गे में, उसमें थोड़ा सा साल्ट नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद यदि इलेक्ट्रिसिटी आप जरूरी नहीं कि आप बिजली लगाएं, आप बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटरी के दोनों वायर जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ से एयर के बुलबुले निकलते दिखाई देंगे, एक तरफ ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को डिकम्पोज किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोटोलिटिक और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे फोटोलिटिक पूछ लिया जाए या फोटो डिकम्पोजिशन पूछ लिया जाए, दोनों का मतलब एक ही। फोटो मतलब होता है सनलाइट, यानी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब सनलाइट की एनर्जी के माध्यम से हो रही हो तो उसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच इट कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिटिक और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है अगर वो सनलाइट की वजह से हो रही है, इसका मतलब उसे बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर है आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख दें तो सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट कलर में। जैसे ही हम सनलाइट को पास करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन गैस निकल जाती है, यानी क्लोरीन गैस अलग हो जाती है और जो आपका सिल्वर है वो अलग डिकम्पोज हो जाता है। यानी जो एग्रीकल्चर जो आपका AgCl है, यानी जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, वो सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस।
चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब होता है एक स्थान से दूसरे को हटाना। तो कैसे हटाना? तो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें एक कंपाउंड है और दूसरा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो वहां पर यदि जो दूसरा एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है, और इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A general displacement reaction can be represented using chemical equation follow। अगर हम ध्यान से देखेंगे कैसे होती है, तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखनी पड़ेगी। यहाँ पर A एक एलिमेंट है, B C एक कंपाउंड है। अब यहाँ पर जो B है वो लेस रिएक्टिव है, A हाई रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, यानी A जो है B को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है और A B के स्थान पर आ जाता है। तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जरूरी है कि A हाई रिएक्टिव होना चाहिए। अगर A हाई रिएक्टिव नहीं है, B हाई रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो अपन सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस मनली, सिंपल सी बात है, जब ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर देखें, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक मेटल है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? इट्स गिव हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से देखो रिएक्शन यहाँ पर, जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में है, मेटल है, HCl एक्वस सोल्यूशन है, एसिड है। जैसे जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है और जिंक के साथ हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन गैस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक हाई रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, जब जिंक, यही जिंक है, अगर इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर से भी ज़्यादा जिंक रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर अलग अलग फॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने लायक है, कभी कभी पूछ लेता है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर हम दो भाग में क्लासीफाई करेंगे, एक को बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ध्यान से यहाँ देखो, जब कोई भी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जब कोई नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, और जब मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच आयंस और एलिमेंट्स, ध्यान से देखने और समझने वाली बात है, रिएक्शन इन विच आयंस और एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स या कंपाउंड्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन हो रही हो, रिएक्शन में जरूरी है कि दो कंपाउंड्स रिएक्टेंट्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हों और दोनों कंपाउंड्स के जो आयंस हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हों, तो उसे हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो AB + CD = AC + BD। यहाँ पर AB जो है एक कंपाउंड है, CD दूसरा कंपाउंड है, लेकिन जब ये दोनों आपस में डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो B यहाँ पर A के साथ है, लेकिन A जो है निकल के किसके साथ जुड़ जाता है? C के साथ, और जो D होता है किसके साथ जुड़ जाता है? B के साथ। यानी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को या फिर एलिमेंट्स को, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि रिएक्टेंट्स में दोनों सॉल्यूशंस हैं, एक बेरियम क्लोराइड का है और दूसरा आपका सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। ये है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, ये है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं अपने अपने एलिमेंट्स। जैसे बेरियम के साथ क्लोरीन है, क्लोरीन निकलने के बाद किसके साथ जुड़ जाती है? सोडियम के साथ। तो जब क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? NaCl।
और जब बेरियम इसके साथ जुड़ जाएगी सल्फेट के साथ तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट। यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, और जो आपका NaCl होता है वो एक्वस फॉर्म में अवेलेबल होता है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड a base react with hydrochloric acid, sodium chloride and water are formed। इस रिएक्शन में ध्यान से देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, बेस है, एक सोल्यूशन है, HCl ये भी एक्वस फॉर्म में है, एसिड है, सोल्यूशन है। ये दोनों आपस में जब एलिमेंट्स एक्सचेंज करते हैं या आयंस एक्सचेंज करते हैं तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाता है, क्लोरीन के साथ, तो बनाता है NaCl, और H जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है, दूसरे H के साथ, यानी ये OH है, ये H है, ये आपस में क्या फॉर्म करते हैं, H2O। तो यहाँ पर भी एलिमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे भी बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही हो उसमें यदि प्रोडक्ट में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, जैसे आपने देखा यहाँ पर तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो जब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इसलिए उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। आगे देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कभी अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे जहां पर एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो रहे होंगे तो उसे भी हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो एसिड होगा वो अलग सोल्यूशन होगा, जो बेस होगा वो अलग सोल्यूशन होगा, दोनों आपस में एलिमेंट या आयन एक्सचेंज करते हैं, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनेशन की बात करें तो द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल शब्दों में सीधी सी बात है कि कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, जब ये आपस में आयंस को या एलिमेंट्स को एक्सचेंज करने के बाद साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं इसलिए इसको भी डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम अपचयन या उपचयन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन की बात करें या रिडक्शन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, और कोई भी रिएक्शन संसार में अगर अवेलेबल है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता ही है। बस जरूरत है समझने की कि ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे या फिर रिडक्शन किसे कहेंगे। तो ये देखते हैं ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी कोई भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा हो, यानी नॉन मेटल ऐड हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या तो नॉन जो आपका मेटेलिक एलिमेंट है वो रिमूव हो रहा हो। इन दोनों कंडीशन में हम इन्हें बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या नॉन मेटेलिक ऐड हो रहा हो, मेटेलिक रिमूव हो रहा हो तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें रिडक्शन की, रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, हमने बात की थी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन में नॉन मेटेलिक का ऐड होना, मेटेलिक का रिमूव होना, और रिडक्शन में नॉन मेटेलिक का रिमूव होना और मेटेलिक का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यानी आपको एक अगर समझ में आ गया है दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? अगर हम बात करें तो हमारे पास रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ये तय है। तो जब दोनों एक साथ किसी भी रिएक्शन में हो रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास दो एग्जांपल हमारे सामने रखे हुए। पहला एग्जांपल है Cu, यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर प्लस H2O फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को इस बार लाते हैं रिएक्शन के तो कॉपर अकेला बचता है,
तो जब कॉपर अकेला बचता है इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। दूसरी ओर हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है, लेकिन जैसी रिएक्शन किस बार आता है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ मिलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका फेरस ऑक्साइड Fe2O3, साथ में रिएक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो होता क्या है कि यहाँ देखो फेरस ऑक्साइड यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन इस तरफ जाती है यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में देखेंगे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरफ आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन प्लस हो रहा है यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस कंडीशन में इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आइए देखते हैं। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स यानी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है किसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे रहा है किसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, किसके कार्बन को। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कोई भी सब्सटेंस यदि हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है इसके लिए रिडक्शन के लिए उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कोई ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखो फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव करके रिडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आगे कहते हैं द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अपन ने पढ़ा है कि जब कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए किसी भी रिएक्शन में तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। यानी कभी कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड तो क्या कॉपर अलग हो जाता है और H2O अलग से फॉर्म होता है। इसमें अगर हम बात करें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन दिस रिएक्शन CuO यानी कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू Cu। यानी कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो जब कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन के लिए अपना ऑक्सीजन दे रहा है तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर आप देखो अगर हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है यानी ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज रिड्यूसिंग। कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और कोई भी सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी जो ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक्सो मतलब होता है बाहर जाना और इंडो मतलब होता है अंदर आना। तो जब किसी भी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही हो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, और जब हीट अंदर आ रही हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन विच प्रोड्यूस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब कहीं पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो या रिलीज हो रही हो तो उसे क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अपने पास है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म होता है और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, हीट निकलती है, जिसकी वजह से इसे बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी होती है, जो हम रेस्पिरेशन यानी जो श्वसन हमारी क्रिया होती है उसमें यह विक्रिया होती है। हमारे अंदर ग्लूकोज है, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जाने के बाद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है, जो बाहर निकलती है गर्म हवा। जब बाहर निकलती है गर्म हवा के साथ निकल रही है, इसका मतलब एनर्जी भी रिलीज हो रही है, साथ में H2O फॉर्म होता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे कभी एग्जाम्पल पूछते जाए कि व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यू कैन से रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड इज लेबल्ड टू वाटर टू रिएक्ट एनर्जी, यानी जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक की बात की जाए, जस्ट अपोजिट है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब, यहाँ पर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की जा रही है, उसको बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट कर रहे हैं मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है इसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एंड नीचे जो आपकी रिएक्शन दी हुई है 3MnO2 + 4Al = 3Mn + 2Al2O3, यानी एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? प्लीज आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो हमारी डेली लाइफ में होता है, जिसे हम कोरूजन और रैंसिडिटी कहते हैं, उनके प्रिवेंशन के कारण पढ़ेंगे। और फिर लास्ट जो हमारा पार्ट फाइनल रहेगा उसमें हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी भी पेज में, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे नोट्स में हो, उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इंतजार करिए नेक्स्ट पार्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you. Please like, share and subscribe channel for daily notification. Thank you so much guys.